नमस्कार, आप सभी का नेशनल वॉइस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। आज हम सत्य पथ पे बात करने वाले हैं कश्मीर की। जिस तरह से आबो हवा अब बदलाव के दौर में है, आखिरकार इसका भविष्य किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल जिस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के अंदर से धारा 370 को खत्म करके उसको देश की आम धारा में मिलाने की घोषणा की, तभी से कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं को नजरबंद करके रखा गया था। अब धीरे धीरे उन्हीं सभी नेताओं को रिहाई के आदेश दिए जाने लगे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपनी तरफ से एक अजीबोगरीब बयान दे डाला, जो कि देश के संविधान और देश की अस्मिता के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो तिरंगे को तभी हाथ लगाएंगी जब वो जम्मू कश्मीर का झंडा हाथ में देखेंगी। यानी कि किसी भी तरह से जो बदलाव देश के कानून यानी कि संविधान के तौर पर देश की संसद में हुए हैं, आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर के नेता उसको मानने से गुरेज में हैं, ये देखिए विशेष रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की। बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। जम्मू में भी महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली गयी। दरअसल पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हाल ही में नजरबंदी से रिहा की गई है, जिसके बाद से घाटी में राजनीतिक हलचल बढ़ी है। रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस वक्त हमारे ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा जिसे डाकुओं ने डाके में ले लिया, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है, उस झंडे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। महबूबा के इस बयान के बाद देश भर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से पूर्व सीएम के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की भी अपील की है। वहीं शिवसेना के संगठन ने कहा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को पाक भेज देना चाहिए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने मिलकर एक बार फिर अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग बुलंद की है। पार्टियों की ओर से एक गठबंधन बनाया गया है और गुपकार समझौता किया गया है, जिसका मकसद दोबारा 370 को वापस लागू करवाना है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले ऐतिहासिक फैसले को 5 अगस्त 2019 को लिया गया और अब इस फैसले को 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का असर साफ दिखाई दे रहा है। कश्मीर में सुरक्षा हालात पहले से बेहतर हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से घाटी में हिंसा में कमी आई है और आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबियां मिली हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 370 हटने के बाद आतंकवाद की घटनाओं में करीब 36% की गिरावट देखी जा सकती है। पिछले साल घाटी में कुल 188 आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं हुई थी। वहीं इस साल इसी अवधि में 120 आतंकी घटनाएं हुई। इस अवधि में 2019 में 126 आतंकी मारे गए, जबकि इस साल इसी अवधि में 136 आतंकियों का खात्मा हुआ। पिछले साल घाटी में 51 ग्रेनेड हमले हुए, तो वहीं इस साल 15 जुलाई तक 21 ग्रेनेड हमले ही हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो देखा आपने, ये पूरी रिपोर्ट आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि दरअसल घाटी में अगर धारा 370 को खत्म करने के बाद की जो अब स्थितियों की बात की जाए, तो वहां आतंकवाद कम हुआ है, स्थितियों पर नियंत्रण पाया गया है।
जो लोग शिक्षा को लेकर, अपने व्यापार को लेकर हमेशा तंग और परेशान नजर आते थे, उनको फिर से आम धारा में जोड़ने की जो पूरी कोशिश संविधान के तय होने से अब तक कई दशकों के बाद एक कोशिश में जो है जोड़ा गया, आखिरकार क्यों और क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो घाटी के तमाम कुछ नेता हैं जो कि अपनी खानदानी रसूख की राजनीति के चलते आज देश को, कश्मीर को जुड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक ऐसे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया अपनाते हुए जो बयान दिया है, क्या ये राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ सूबे की है? क्या घाटी के लोगों को मरहम रखने की कोशिश या फिर उनको बहकावे की जो राजनीति है वो उसकी शुरुआत की जा रही है? महबूबा मुफ्ती के उस बयान जिसमें कि उन्होंने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की है, उसके बाद से बीजेपी के तमाम नेता और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लाल चौक की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह भी कई बीजेपी के जो नेता वहां पर पहुंचे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। चार नेता बीजेपी के गिरफ्तार हुए, जिसके बाद में भले ही उनको छोड़ दिया गया, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा अब घाटी के अंदर बिल्कुल हर घर से घर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसी तमाम मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एक विशेष पैनल मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले स्वागत करूंगा, हमारे साथ राहुल तलान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से ही। साथ ही साथ मनोज शर्मा है, नेता बीजेपी हमारे साथ, और संजय सिंह स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले एक विश्लेषक के तौर पर अगर मैं जाऊंगा तो राहुल तलान, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सवाल सिर्फ इतना ही है, आखिरकार घाटी में इतना सब कुछ बेहतर हो रहा था, आखिरकार किस वजह से इस तरह के बयानबाजियां जारी की जा रही हैं? और जो चाहे जितने भी पुराने जो रसूखदार सूबे हों वो आज खतरे में क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों नहीं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया? पहले तो कहते थे हम देश से जुड़े हुए हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम भारत के साथ अखंडता के साथ मजबूती से खड़े हैं, आखिरकार उन्हें अब तिरंगा उठाने में दिक्कत क्यों है? देखिए, मैं इस बात का जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि ये साम्राज्य खो चुके राजा हैं, दोनों की दोनों पार्टी, पीडीपी और नेशनल, ये अब उमर अब्दुल्ला जो लोग हैं, इन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया और ये बौखला गए साम्राज्य खोने की वजह से। इस वजह से इनको लगता है कि अगर जो दोबारा से साम्राज्य हासिल करना है तो वो उसकी जरूरत है 370 की, वो दोबारा से उसको बहाल किया जाए। लेकिन देखिए, सिर्फ बात कश्मीर की नहीं है ना, जम्मू भी एक क्षेत्र है उसमें और लद्दाख भी एक क्षेत्र है। ये जम्मू को, ये कश्मीर के खुद को राजा समझते हैं, बाकी इनको ना जम्मू की परवाह थी जब ये मुख्यमंत्री थे, ना इनको लद्दाख की परवाह थी, जो जम्मू को, ना जम्मू के लोगों के पास वो राइट थे, ना लद्दाख के लोगों के पास वो राइट थे, जो कश्मीर के लोगों के पास राइट थे। तो अब इनको जब वो साम्राज्य जा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे जो सूबे थे छोटे छोटे जिनको राजा और नवाब चला रहे थे, उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। तो वैसे ये दोनों पार्टी वो हैं जो कश्मीर पे कब्जा करके रखी हुई हैं और इन्होंने लगातार इसकी राजनीति का दोहन किया है, सत्ता दोहन किया है। और ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके पास बहुत ज्यादा पावर भी है। इन्होंने इतना हर एक, अगर जो जब ईडी जांच कर रही है तो जो उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं और इनका कितना वो आ रहा है, भ्रष्टाचार के मामले निकल के सामने आएंगे। देखिए, तो बात यह है कि अगर जो साम्राज्य जाएगा तो ये बौखलाएंगे। इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि कश्मीर को सरकार ने एक जो डिसीजन लिया वो इंटैक्ट करने के लिए लिया था भारत के साथ, कि भारत के साथ और मजबूती से जुड़े। लेकिन कांग्रेस भी इसमें विरोध कर रही है। जैसे वो बार बार बोल देते हैं कि पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री रहे, बोल देते हैं कि उसको 370 को फिर से बहाल होना चाहिए। क्या 370 समानता का अधिकार देती थी? जो वहां जो लोग थे, जो एससी के लोग थे, जो सफाई कर्मी थे, क्या उनको वो अधिकार प्राप्त थे जो कश्मीर के लोगों को प्राप्त थे? बिल्कुल नहीं थे। एक तरफ आप संविधान से समानता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसका कश्मीर में जाति उल्लंघन शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और देखिए, जब तक ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया है ना, ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख के भी लिया है। अगर जो आप जैसे इनका फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आया था कि भाई कश्मीर को दोबारा से चीन बहाल करवाएगा, उन्होंने ऐसा बोला था। और इनकी मंशा भी ऐसी कि चीन और पाकिस्तान कभी इस पे अटैक करें। और भारत सरकार ये जान भी रही है कि ऐसी परिस्थिति आएगी और टू फ्रंट वॉर की तरफ भारत जाएगा। और इसीलिए भारत सरकार बहुत मजबूती से अपनी सेना को मजबूत कर रही है और इन सबको ये जवाब मिलेगा। देखिए, जब चुनाव होंगे ना, इनको पता चल जाएगा। जब कश्मीर में बहुत सारे लोग भाजपा से जुड़ने लगे और उसमें बहुत सारे मुस्लिम फेस भी थे, तो उन्होंने आतंकवादियों ने उनको क्यों मारना शुरू किया? एक दहशत के लिए मारना शुरू किया ना, कि उनको दहशत भर देते हैं उन सारे लोगों में ताकि कोई बीजेपी से ना जुड़ पाए। और बीजेपी से जुड़ेगा तो, और वो मुस्लिम फेस हुए, अल्पसंख्यक फेस हुए, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी से बाहर ना निकल पाए भारत के साथ। और जो अगर जो
भाजपा उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और सरकार भी बनती है भाजपा की, तो इनकी जो नींव थी वो हिल जाती है। और नींव हिलने का मतलब ये है कि कश्मीर एकदम बदल जाता, बदल रहा है। बात सवाल यही है, कश्मीर बदल रहा है, लेकिन उस बदलाव में जो बैरियर्स का काम कर रहे हैं ये वो पुराने कुछ एक लोग हैं जो कि शायद नहीं चाहते कि कश्मीर एक बेहतर और भविष्य की तरफ जो है जाती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ संजय गुप्ता है, नेता कांग्रेस है। संजय गुप्ता जी, देखिए, जिस वक्त देश के अंदर ये जब कश्मीर की जो स्थिति बनी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, पंडित नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त उनका बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल जो है सामने देखने को मिला। कांग्रेस ने सीधा सीधा तौर पर 370 खत्म करने का जो है विरोध किया। राहुल गांधी वहां जाने लगे, मिलने पहुंचने लगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। अब इस वक्त जो इस तरह का जो बयान निकल के आया, जो कि देश के संविधान और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक, सीधी सीधी तौर पर जो देश का तिरंगा है, उसको ही सवालों के घेरे में अगर इस तरह के नेता लोग डाल रहे हैं तो कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। जो इस देश के अंदर तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता उसे किसी तरह के अख्तियार नहीं होने चाहिए। मगर आपको समझना पड़ेगा कि महबूबा मुफ्ती के साथ 4 साल 3 साल सरकार किसने चलाई? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाई। और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जो महबूबा मुफ्ती की बात यदि हम करें तो जो उनका स्टैंड है, आज बिहार का चुनाव देश के अंदर है और उस बिहार के चुनाव को देखते हुए ये राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपने आप को राष्ट्रभक्त दिखाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल है इन आरएसएस के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्यों 50 साल तक इन्होंने इस देश के अंदर अपने कार्यालय पर तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया, उसको अपने कार्यालय पे नहीं फहराया, उसको कभी नमन नहीं किया, उसको कभी माना नहीं। इससे आगे बढ़ जाए तो इनके नेताओं ने तिरंगे की मुखालफत की और आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए बिहार के अंदर। तो किस तरह से ये किस नीचे जाके राजनीतिक प्रयोग उनका या राजनीतिक उपयोग राष्ट्रभक्ति के नाम पर तिरंगे का आज करना चाहते हैं। तिरंगा बनाने वाली तो कांग्रेस थी और तिरंगे का इन्होंने हमेशा विरोध किया। 50 साल तक अपने कार्यालय पे इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया। आज ये तिरंगा किसने विरोध किया? संजय गुप्ता जी, मैं स्पष्टीकरण के साथ पूछूंगा आपसे, किसने विरोध किया इस चीज का? तिरंगे का विरोध किसने किया? सारे आरएसएस के नेताओं ने, सारे आरएसएस जब इसको बनाया गया तब भी किया, इनके कलर्स का भी किया, इसके डिजाइन का भी किया, इसको इस देश के अंदर लागू करने का भी किया और 50 साल तक इन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर तिरंगे को नहीं फहराया। और मैं पूछना चाहता हूं, आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर इनकी सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का राज्य है, केंद्र में बीजेपी है, गृह मंत्री जी का राज है। संजय गुप्ता जी, मेरी समझ में नहीं आता साहब, ठीक है आप जिसकी बात कर रहे हो, संघ जो जिसकी भी बात कर रहे हो, आरएसएस की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे अब उन नेताओं को लेकर, उनके बयानों को लेकर जो कश्मीर में बैठकर कश्मीर के हालात फिर से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिसको घेर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो पहले की बात है। अभी जो हो रहा है उसके ऊपर आप स्टैंड बताइए ना कांग्रेस का। मैं बिल्कुल स्टैंड यही कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको वोट लेने के लिए नौटंकी करने की जरूरत नहीं है और जो भी देश के अंदर। तो आप ये कहना चाहते हैं महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने की वजह से दिया है, उनसे इंस्पायर होकर दिया है? बिल्कुल नूरा, ठीक है, चलिए बीजेपी से इसका राय ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू संजय गुप्ता जी। मैं बीजेपी से इसकी क्लैरिफिकेशन लेता हूं। मनोज शर्मा हमारे साथ है बीजेपी से। मनोज जी बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सिर्फ आप वोटों की राजनीति कर रही है बीजेपी वहां? बीजेपी अगर इस पे राजनीति कर रही होगी तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ तो हमारे वरिष्ठ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ पे उसी समय से वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक देश में 2 विधान और 2 झंडे नहीं चलेंगे। अगर उन्होंने राजनीति करनी होती तो वो क्यों जाते वहाँ पे? उसके बाद नरेंद्र मोदी जो आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी उस समय लाल चौक पे मुरली मनोहर जोशी का तिरंगा फहराने गए थे। तो ये कांग्रेस की एक साजिश है जो शुरू से लेके एक अलग स्टेटस देना ही एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी। अगर उसको अलग स्टेटस ना दिया जाता ना तो शायद समस्याएं खत्म हो जाती। उन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए अरे भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। धारा 370 हटाई है और उनको अपने देश के अंदर लिया है कि एक ही संविधान चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, और कांग्रेस जब से पहले शेख अब्दुल्ला के साथ जब 1990 में इतने मारे गए तब कुछ नहीं बोले। वो कभी अलगाववादियों के साथ रहती है, हमेशा रहती है। सवाल तो मनोज यही है
कि जब कांग्रेस से पूछा जाता है कि जो जिन नेताओं के समर्थन में वो जा रहे थे धारा 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी, अब इस तरह के अगर वो नेता इस तरह का बयान देते तो स्टैंड कांग्रेस का सिर्फ संघ को बीजेपी को घेरने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। कांग्रेस के ऊपर यह बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए अब इसी के ऊपर पूरा अगर बात कर रहे हैं तो हमारे साथ अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी इस पर पूरा राय लेते हैं। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं आप जिस तरह का बयानबाजी निकल के आ रहा है, उसके बाद कांग्रेस का जो स्टैंड है वो बीजेपी को तो घेरने के लिए राजनीति करने के लिए तैयार है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको लेकर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए कांग्रेस की, यदि हम कांग्रेस से शुरू करते हैं, सबसे पहले कांग्रेस की जो राजनीति है उसको थोड़ा समझ लेते हैं और जम्मू कश्मीर के इतिहास को भी समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास को यदि समझने की कोशिश करते हैं तो जब आज जैसे 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरि सिंह ने जो है दस्तखत किए थे पूर्ण विलय पत्र के ऊपर, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया था और किस तरीके से जो पश्तून आक्रमणकारी थे उनको जो है खदेड़ा था वहाँ से, और उसके बाद नवंबर में जो हालात बने वो था। तो महाराजा हरि सिंह जो है ना तो पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में विलय करना चाहते थे, क्योंकि उनको कांग्रेस से नफरत थी। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से ऐसा कुछ हो। और जिस तरीके से, और उसके खिलाफ आवाज किसने उठाई? महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़े हुए और नेहरू जी के बहुत पसंदीदा, बिल्कुल, और वो नेहरू जी के सबसे करीबी माने जाते थे। पहला जनमत संग्रह का समर्थन, यह आंदोलन, ये समर्थन जो है उन्होंने ही किया था, और उसके बाद वहां पर ये सब कुछ हुआ। तो वो कांग्रेस कैसे नकार सकती है कि शेख अब्दुल्ला को बढ़ावा देने वाले, या शेख अब्दुल्ला जो जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जो ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन करके बनी थी, वो कैसे कह सकती है कि उनको जो है मुफ्ती से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या वहाँ के जो अलगाववादी नेता है उनसे जो है प्रेम नहीं है? क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला की नींव तो वहीं से पड़ी थी ना। और जो महाराजा हरि सिंह थे पाकिस्तान में क्यों विलय नहीं किया? क्योंकि वो हिंदू राजवंश, हिंदू जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता और इस तरह से ये चीजें हो जाती। तो ये जो पूरा वही है, और जिस चीज का अंदेशा था, जिसको लेकर नजरबंद किया गया था, वही हुआ। बाहर निकलते ही मुफ्ती ने वही बयान दिया जिसे हम कहते हैं, मैं इसको राष्ट्र विरोधी बयान मानता हूं। अगर आप देश के तिरंगे के बारे में कुछ कहते हैं कि मैं देश के तिरंगे को नहीं उठाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि आप देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। आप अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं मानते, तभी कह रहे हैं कि मैं देश का तिरंगा नहीं उठाऊंगा। आप अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं मानते, तभी कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसका मतलब आपके जो सियासी बयान है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। इस देश ने जो आपको फ्रीडम दी थी उसका आपने मिसयूज किया। दोबारा से आपको बाहर खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, फिर आपने उल्टा बयान दिया। तो क्यों ना आपको पाकिस्तान से या फिर चीन से, क्योंकि जम्मू कश्मीर या कश्मीर की सीमाएं जो अफगानिस्तान और चीन से मिलती हैं, और 1962 का युद्ध कोई नहीं भूला है जो अक्साई चीन को लेकर हुआ था, जो कश्मीर से मिला हुआ हिस्सा है। तो आपको क्यों ना उनसे मिला हुआ समझा जाए, क्यों ना समझा जाए इसके ऊपर? तो ये जो एक तरीके से राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट है और फिर से सब कुछ भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर जो तो मैं समझता हूं बहुत ही गंभीरता से विचार मंथन की आवश्यकता है। क्या रीजन है, क्यों मुफ्ती ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बहुत ही घातक परिणाम निकलेंगे। चलिए मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जिस तरह से नहीं एक मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दो लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस की जो मजबूरियां रही होंगी, जैसी भी स्थितियों में रहा होगा, लेकिन ठीक है अब राजनीतिक स्थितियां थी। अब तो देश की संसद में ये कानून पास हो चुका है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नया कानून मतलब बनाने का और ये इस तरह के फिर एक झंडे के साथ में दूसरा झंडा लेके चलने का और अपने तिरंगे का अपमान करने का अधिकार कैसे किसको इस देश में मिल जाता है, ये बड़ा सवाल है। मैं फिर से संजय गुप्ता के पास आऊंगा। संजय जी, मेरा सवाल सीधे शब्दों में आपसे कि आखिरकार किस तरह से अब कांग्रेस इस बयान पर स्टैंड लेगा, और अगर कांग्रेस की तरफ से अगर कोई भी, जिस तरह से समर्थन की बात आई थी जब धारा 370 खत्म करने के बाद राहुल गांधी खुद पहुंचे थे बड़े नेताओं के साथ, ठीक है, उसके बाद अब किस तरह का जो रिप्लाई और जिस तरह से आपकी तरफ से प्रतिक्रिया देखी जा सकती है इस तरह के बयान को लेकर, साफ शब्दों में? देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो भी इस देश के अंदर तिरंगे का अपमान करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, और किसी एक पार्टी से और किसी आरएसएस और गॉडसे के लोगों से हमें राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने झंडे का जिक्र किया था उसके? नहीं, चलिए ऐसे मुद्दे को नहीं लेके आते, हम सिर्फ कश्मीर की बात भाई साहब आप सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, बोलिए मनोज। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि नागालैंड में धारा 371 के तहत
इसी सरकार ने अलग झंडा दिया है। और अभी हम एक झंडे की और एक राष्ट्र की बात करते हैं, और आपने ही अभी 2 साल पहले नागालैंड के अंदर अलग झंडा दिया है। वहां कानून अलग है और कश्मीर में कानून अलग है। जहां आपको वोट चाहिए वहां कानून बदल देते हैं। आपने ही तो नागालैंड के अंदर धारा 371 में अलग झंडा दिया है। ठीक है, नागालैंड के मैं इसका जवाब पहले मनोज जी से और लेना, अलग अजय जी फिर पहचान इसके बाद आपके पास आता हूं। मनोज जी, जिस तरह के ऊपर जो संजय गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि भाई आप ही दो झंडे की बात है, पैरवी करते हैं लेकिन वोटों के लिए। मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जो कल परसों उन्होंने बोला मुफ्ती महमूद सईद जी ने, आप उनके खिलाफ उतरेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ओपनली उतर रही है, क्या आप उसका खंडन करेंगे? और क्या आप अपने चिदम्बरम जी से माफी मंगवाएंगे? क्योंकि ये कश्मीर जो है शुरू से ही देश विरोधी रहा है। नागालैंड अगर है तो ये शुरू से देश विरोधी रहा है। यहाँ पे सारी देश विरोधी ताकतें पनपी हैं। क्या आप इनका दमन करोगे और इसको कश्मीर को भारत में लेने की कोशिश करोगे? क्या आप उसका समर्थन करोगे? आप जाइए ना वहां पे उनके ऑफिस पे या लाल चौक पे, फहराइए तिरंगा। आप इस पे चुप क्यों है? आपके चिदम्बरम उसको जवाब क्यों दे रहे हैं कि हम भी हटवाएंगे? आपके चिदम्बरम ने जवाब क्यों दिया है कि हम हटवाएंगे? चलिए ठीक है, दोनों का इसमें बहस, दोनों की बहस इसमें हटाता हूं, क्योंकि क्या है, हम राजनीतिक मुद्दों को और गरमाने के लिए यहाँ नहीं बैठते हैं। देश में नहीं होना चाहिए। संजय जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम राजनीतिक मुद्दों को और यहाँ पर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो राष्ट्र हित की नीतियों की बात होगी वो इस कार्यक्रम में हम लोग करते हैं। अजय शर्मा जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे संजय जी से। आपने दूसरे झंडे की बात की, मुझे इतना थोड़ा याद दिला दीजिए संजय जी, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर जितना हमने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर का झंडा है वो कब मुफ्ती ने उठाया या वहाँ के नेताओं ने उठाया। मैंने तो सिवाय ISI के ये झंडों के अलावा या अलगाववादी या झंडों के अलावा कुछ देखा नहीं। मैंने वहाँ पे जो आतंकवाद हैं जो उनका समर्थन करते हैं उनके झंडे वाला कुछ और देखा नहीं मैंने। तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए, यदि जो विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से पहले जो झंडे की परमिशन थी वो कितनी बार उठाया उन्होंने? जवाब दीजिए संजय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर तिरंगे के अलावा दूसरे झंडे की जो बात करेगा वो इस देश का देशभक्त नहीं है, और कांग्रेस कभी इस बात का समर्थन नहीं करती है। मगर मैं आपको अजय भाई भाई साहब यही तो दे रही है 2 झंडों के लिए, और वो आप कह रहे हैं वापस लाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और महबूबा मुफ्ती की नूरा कुश्ती है। जो नूरा कुश्ती है, आप धारा 370 पे आइए, वो कह रहे कि हम वापस लाएंगे तो 2 झंडे हो जाएंगे। संजय जी कमाल की बात यह है कि बीजेपी सरकार, NDA गवर्नमेंट संसद में धारा 370 को खत्म करती है और उसका समर्थन करने जाते हैं राहुल गांधी, उसके विरोध करने के लिए जाते हैं राहुल गांधी वहां पर। लेकिन उसके बाद में पता चलता है जब कांग्रेस के नेता से सवाल पूछा जाता है, संजय ऐसे बात नहीं होगी, संजय जी ऐसे बात नहीं होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस आखिरकार ये डबल स्टैंडर्ड गेम कैसे खेल सकती है। आपको जवाब देना पड़ेगा। जब राहुल गांधी 370 खत्म होने के बाद गए थे, वहां पर पहुंचे थे श्रीनगर के लिए कश्मीर के नेताओं से मिलने के लिए, तो आखिरकार अब वही कश्मीरी नेता अलग कैसे हो सकते हैं उनसे? उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर आपको जवाब तलब तो होना पड़ेगा। आप ही के नेता वहां पहुंचे थे ना साथ में, आपको बोलना पड़ेगा। आप बीजेपी के ऊपर तलवार कैसे काट सकते हैं? तिरंगे का विरोध करेगा उसका इस देश में कोई स्थान नहीं है। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो संस्था है, मैं जहां से निकली है RSS, उसी ने तिरंगे का विरोध किया था। मैं याद दिलाना चलिए, आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप जवाब दे नहीं पाएंगे। संजय जी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आप मेरे पैनल में बैठे हैं और मेरे एक भी सवाल का आप ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं सीधे राहुल तलान के पास में। राहुल, जो स्थितियां देख रहे हैं, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे तो वो बीजेपी और RSS का राग लाती है। अगर बीजेपी से बात पूछेंगे तो आप पूरे इतिहास में पहुंच जाते हैं। सवाल दरअसल ये कि जो देश के अंदर जो लोकतांत्रिक खतरा पैदा हो रहा है, उससे निपटने के लिए आखिरकार स्थितियां क्या बनना चाहिए? देखिए, आपको धार्मिक हमें ये समझने की जरूरत है। संजय जी शांत हो जाइए, संजय जी शांत हो जाइए, मैं बात करूंगा, आपको फिर से आऊंगा। आप समझ लीजिए कि सवाल क्या होगा आपके लिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई औकात नहीं रह गई है। वो हारे हुए लोग हैं और वो हताश लोग हैं, वो यही काम करेंगे। और देखिए, सरकार ने एक डिसीजन लिया ना कि कश्मीर को इंटैक्ट करना है भारत के साथ, और ये सिर्फ ऐसे डिसीजन नहीं है कि 370 खत्म कर दिया। देखिए, एक इंटरनेशनल परिस्थिति पैदा हो रही है, भारत के खिलाफ 2 देश खड़े हो रहे हैं, इसीलिए सरकार ने बहुत तेजी से ये डिसीजन लिया। और सही था, देश को के हित में लड़ना है। था। देखिए, अगर जो ये सरकार जब
गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि हम गिलगित बाल्टिस्तान को लेंगे और हम अक्साई चीन को लेंगे, तो दो देशों के लिए खतरा पैदा होता है। क्योंकि देखिए, चाइना को हमें समझना होगा, चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है एशिया में। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस का तो पता ही नहीं है कि इनकी विचारधारा क्या है, ये क्या चाहते हैं, ये देश का हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो भारत पाकिस्तान और चाइना में युद्ध होता है तो मलक्का स्ट्रेट पे चाइना को कंटेन करेगा भारत, और इसीलिए वो सीपैक के जरिए हिंद महासागर तक पहुंच चाहता है चाइना। और भारत इसीलिए चाहता है कि अगर जो वो वहां से जाए गिलगित बाल्टिस्तान से, सीपैक को हम कैसे कंटेन करेंगे। सीपैक को भी भारत वहां रोक सकता है और इधर काशगर और लहासा को भी भारत काट सकता है चाइना से। इस वजह से ये दर्द है सबको, और इसीलिए वो बार बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नाम ले रहे हैं, महबूबा मुफ्ती नाम ले रही है चाइना का, क्योंकि इनको पता है कि अगर जो चाइना इस चीज में इन्वॉल्व होता है तो उनका जो लार्जर स्केल पे वो ये सारी चीजें चला सकते हैं, भारत विरोधी गतिविधि चला सकते हैं। लेकिन उनको समझना होगा, कांग्रेस को भी ये समझना होगा कि स्थिति वैसी नहीं है। टोटली वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो गया है, पावर सेंटर्स चेंज हो रहे हैं, भारत उभर रहा है एक महाशक्ति के तौर पे। और देखिए, अगर जो भारत महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है तो चाइना भारत को रोकेगा, कैसे भी रोकेगा, क्योंकि उसका कोई निकटतम विरोधी है तो भारत है, वो भारत को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन कांग्रेस ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रही, और जब तक ये कांग्रेस नहीं समझेगी, आप आरएसएस पे डाल दीजिए, इस पे डाल दीजिए, उस पे डाल दीजिए। आपके गृह मंत्री संजय जी से बहुत बड़े नेता है, पी चिदंबरम, अगर जो पी चिदंबरम ये बोलते हैं कि हम बहाली करेंगे 370 की, तो शर्म की बात है आपके लिए। आपको आप लड़ रहे हैं ना बिहार में चुनाव, बिहार में जाके बोलिए, पी चिदंबरम जी गृह मंत्री रहे, जाके बोले कि हम वहां 370 की बहाली करेंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। आपको पता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप बहुत उलझे हुए लोग हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद राहुल तलाल, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। देखिए, जिस तरह से सत्यपथ में आज हम बात कर रहे हैं कि घाटी में खासतौर से कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग रहा है। जब से देश आजाद हुआ, जब से ये विलय हमारे साथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है, तमाम एक ऐसे विरोध हैं, तमाम ऐसी राजनीतिक कमियां, जो स्थितियां बनी थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल से लेकर यहां तक अभी तक जो जारी रखी गई थी। लेकिन इस सरकार ने जो फैसला लिया, कश्मीर की आम जनता को जो बदहवास जिंदगी जीने पर मजबूर थी, आतंकवाद से जो है महफूज नहीं थी, कहीं ना कहीं देश के अंदर आम धारा से जोड़ने का जो फैसला सरकार ने धारा 370 को खत्म करके वहां किया, असल में आज उन्हीं लोगों को इससे तकलीफ है, उन्हीं लोगों को तिरंगे से तकलीफ है जो लोग वाकई में इस देश के लिए और यहाँ की सुरक्षा के लिए और यहाँ के जो मजहब है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए खतरा खुद में पैदा बनके, जो खतरा बनके बैठे हुए हैं, वो लोग देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर एक निष्कर्ष के साथ आपसे बात करेंगे। देखते रहिए नेशनल वॉइस। राजनीति, समाज, शहर, गांव, यूपी है देश की शान। आप हैं यूपी की जान और हम हैं आपकी आवाज। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम, नए अंदाज में। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। खबर में है दम, सबसे पहले हम। नेशनल वॉइस, राष्ट्र धर्म। तो कश्मीर में जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है, लगातार जब से धारा 370 वहां खत्म हुई है, उसके बाद से तमाम ऐसे नेताओं ने कई बार सरकार के ऊपर आरोप लगाए, हालांकि नजरबंद करके रखा गया, कई नेताओं को बयानबाजी देने से रोका गया। अब
जब लग रहा है कि देश की स्थितियां ठीक होने के, बेहतर होने की कंडीशन में है, तो कश्मीर के तमाम उन नेताओं को जब रिहाई के लिए जो है आदेश दिए गए, उसके बाद से उनका पूरा जो अंदरूनी जो भड़ास है वो निकलना शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से तिरंगे को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी और तमाम जो लोग वाकई में इस देश की राष्ट्रधारा से जुड़ने के दावे करते हैं, वो लोग अब ये एक नई तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आमादा हैं और कश्मीर के अंदर हालात फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या मसौदा है, क्या मकसद है, इसके ऊपर तमाम आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी ये बहस फिर से जारी है। हम ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से राहुल तलान ने सारी बातें स्पष्ट रखी, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो वाकई में जो ये एक रिसर्च का मैटर था, राहुल तलान ने आपको स्पष्ट करके बताया। अब मैं चलते चलते फिर से एक निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। हम अजय शर्मा के पास पहले आऊंगा। अजय शर्मा, जिस तरह से राहुल तलान ने बताया कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा तकलीफ की बात जो है चाइना के लिए है, और चाइना से जुड़े हुए जितने भी नेता, चाहे वो पीओके की बात करें, वहां पर पाकिस्तान के साथ जितना भी बड़ा चाइना पाक कॉरिडोर जो बन रहा है उसके लिए बात करें, तो कई स्थितियां हैं जो भारत ने जो ये फैसला लिया है धारा 370 को खत्म करने का, ये सिर्फ कहीं ना कहीं कुछ सुरक्षा मापकों को देखकर भी अगर देखा जाए तो बहुत जरूरी था। लेकिन इस तरह की राजनीति और सियासत करके फिर से इस तरह की स्थितियां पैदा करना, जो वहां पर आतंकवाद फिर से पनप जाए, लोग फिर से जो विरोध का बिगुल शुरू कर दें, क्या इसको आप सही मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी इसको सही नहीं मानता हूँ। हमें समझना पड़ेगा, पिछले साल जब पाकिस्तान और चीन की जो प्रतिक्रिया आई थी धारा 370 खत्म होने के बाद, वो बहुत ही गंभीर थी और उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और दोनों ही मुल्कों के साथ हम युद्ध लड़ चुके हैं। दोनों ही मुल्क जो हैं परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, और इनके साथ हमारा किसी न किसी तरह सीमा विवाद अक्सर रहता है जो चल रहा है। और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो विवाद हमने देखा है कोरोना के समय में, चाइना के साथ देखा है। तो ऐसे में जब मुफ्ती बाहर निकलती हैं और इस तरह का बयान देती हैं, तो इसके ऊपर तो विवाद होगा। यानी एक तरीके से वो चाइना जम्मू कश्मीर के अंदर अमन शांति या बहाली या एकता वो देखना पसंद नहीं कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि 15 अगस्त की तैयारियाँ भी हुई, वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, वहाँ पर जॉब्स भी निकाली गई, वहाँ पर जो है अलग तरीके से जो है बच्चों को हमने क्रिकेट खेलते हुए भी देखा, हमने उस तरह की आतंकवादी घटनाओं में कमी भी देखी, वहाँ पर वो सब कुछ हमने कम होते हुए देखा और चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी। और इस तरह से एकदम से बयान दे देना, यानी कि तरीके से आप जो है चाइना या पाकिस्तान को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि यदि आप यहाँ पर दोबारा से हमला करते हैं तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो आपको उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस पे तो जो है तुरंत जो है कार्रवाई की आवश्यकता है, और इस तरह के जो बयान हैं उन पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। ये मैं समझता हूँ, ये जो देश की एकता है और अखंडता है, इसके ऊपर ये जो है एक तरीके से हमला, मैं इसको मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। उनको जो है एक राजनेता होने के नाते या पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए। वहाँ की उनको खुश होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अमन चैन बहाली है, बहाली है, जो एक नेता का या फिर एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है जिसके लिए वो चुनकर आता है। हाँ। लेकिन यदि आप धर्म विशेष में चले जाएंगे और हाँ। उसी पे ढर्रे पे खड़े रहेंगे कि धारा 370 तक यदि दोबारा बहाली होगी तभी होगा, मैं समझना चाहता हूं क्या ऐसा संभव है कि धारा 370 दोबारा से जो है वो लग जाए, वहां पर विशेष राज्य का दर्जा दोबारा मिल जाए, या जो 35A फिर से लागू हो जाए? तो ये जब संभव नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट देने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिन मुल्कों से हमारे सीमा विवाद है, जिनसे हमारे देश की एकता को या अखंडता को खतरा है, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्हीं को आप एक तरीके से हवा दे रहे हैं या उन्हीं को आप इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए और हिंदुस्तान पर हमला कीजिए। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरे मामले पर अगर राय रखें तो मनोज शर्मा, देखिए सीधी सीधी बात है, बीजेपी सरकार में है और बीजेपी सरकार, एनडीए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से इस तरह का रिएक्शंस की उम्मीद तो की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस तरह के बयानबाजियों के बाद में सरकार का स्टैंड क्या रहेगा और सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा इसके लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए। देखिए, सरकार की तरफ से डेफिनेटली कुछ स्टैंड आएगा। अभी जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है, चाहे वो तिरंगा यात्रा लेके या वैसे लेके। ये तिरंगा यात्रा निकालने का मतलब है कि जो आवाम इन्होंने भड़का के रखी हुई थी पिछले 70 सालों से, उसमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई जाए, ना कि अलगाववाद की, कि वो पाकिस्तान प्रेमी रहे। अब तो ये चाइनीज प्रेमी हो गए। कांग्रेस भी चाइनीज प्रेमी है, MOU साइन करके बैठा है, फारूक अब्दुल्ला चाइना को बुला रहे हैं। अब इनका पाकिस्तान से कोई वो उम्मीद नहीं रही कि हमें छुड़ा लेगा, अब ये चाइना में पहुंच गए। तो ये एक तिरंगा यात्रा है जिससे आवाम को जो
जागरूक किया जाएगा, कि लोगों को लाया जाएगा। कुछ मैंने बयान देखे भी हैं, कुछ लोग, एक अहमद कुरैशी से सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर ये सुधरे नहीं नेता तो इनको दौड़ा दौड़ा के पाकिस्तान भेजा जाएगा, या तो ये चुपचाप बैठे रहे। और इसमें कांग्रेस का ये सारा, मेरे तो ये मानता कांग्रेस के ही ये हार्बर किए हुए नेता हैं, कांग्रेस के ही षड्यंत्र है, जो एक अलग तरह की राजनीति करती है। ये मतलब देश विरोध की राजनीति में पहुंच गए, बीजेपी के विरोध में करते करते देश विरोध में पहुंच गए हैं। लेकिन मेरा ये बिल्कुल सरकार से अपील होगी, इन लोगों के खिलाफ, जो कि संसदीय सांसद हैं हमारे, जो उसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सांसद हैं, उसकी संसदीय गरिमा को और उसका जो प्रिविलेज का उन्होंने ब्रीच किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों के खिलाफ दोबारा मेरे ख्याल से नजरबंद करने के लायक है ये होना चाहिए। चलिए ठीक है संजय गुप्ता, हालांकि आप कांग्रेस, आप बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया कि ये आपकी तरफ से अलग राजनीतिक एजेंडा है, जिसके साथ मिलकर आप जो है चाइना के साथ एमओयू करते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि आप इस तरह से बीजेपी को ही सामने जो है सवाल पर घेर कर आप खुद बचने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बयानबाजी के बाद? कांग्रेस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की अपील है की गई है सरकार से? नहीं, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के विरोध में जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्ता इनके पास है, तो ये वहां पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? नंबर एक। और नंबर दो, एक्शन लेना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल चाहते हैं। तो हाँ। जो लोग तिरंगे का विरोध करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चलिए शुक्रिया। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी फिर से ट्वीट करके बोले कि महबूबा मुफ्ती के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने 2-2 लोगों की शहादत दी है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ एक मच्छी और एक मच्छर भी नहीं मरा है कभी। और ये गौडसे के लोग हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कहाँ आप तुलना कर रहे हैं? संजय जी, और मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरे को आप एक मिनट। संजय जी देखिए, इतिहास से थोड़ा सा बाहर निकल के आइए, क्योंकि देखिए ना आप जो है बचे हुए हैं, ना ये बचे हुए हैं, ना वो बचेंगे। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, मुद्दे पर बात कीजिए। महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई सख्ती होती है, तो कांग्रेस इसकी मांग करती है ना? जरूर होनी चाहिए। इस देश के अंदर तिरंगे का जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई इस सरकार को करनी चाहिए, ना कि नूरा किश्ती करनी चाहिए। चलिए ठीक है संजय, मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस बयान, इस आखिरकार जितनी भी बात आपसे हुई है, मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम इस बार कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा कि कश्मीर के एक गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से वो मांग कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हम भी पूरी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मनोज, अब तो देखिए कांग्रेस का भी साथ है, कांग्रेस भी चाहती है कि भैया इनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपने क्लियर कर दिया है, क्योंकि इनके चिदम्बरम बोलते हैं कि 317 बहाली की जाएगी, उसमें फिर 2 झंडे आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि 2 झंडे नहीं होने चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है। लेकिन कार्रवाई होगी, अरे होनी चाहिए। मैं तो अपील कर रहा हूँ सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे दोबारा नजर बंद करें, ताकि लोगों को, आवाम को समझाया जा सके जो विकास के कार्य वहां पे शुरू किए थे 1 साल पहले, 14 महीने पहले, 5 अगस्त 2019 से, वो दोबारा से लोगों को लिया जा सके। क्योंकि लोग वहां के अगेंस्ट नहीं है, ये कुछ लोगों ने अपना उसको कश्मीर को अपना अड्डा बना लिया है कि हम अपनी जो खानदानी विरासत है हम यहाँ पे चलाते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। चलिए राहुल तनान, आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्पष्ट करके तरीके से बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाकई में कश्मीर की इस फैसले पर कितना महत्वपूर्ण रोल जो है सरकार की तरफ से लिया गया। लेकिन जिस तरह की ये गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, अब सरकार की रणनीति जो रहेगी उस पर तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी आने वाला समय बता देगा। लेकिन जो तिरंगा यात्रा निकलने को लेकर अब जो स्थिति की घोषणा की जा रही है, अब असल में इसका हल क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीजेपी को किस तरह से इसे लेकर चल रहा है, सरकार को लेकर किस तरह से चल रहा है, क्योंकि सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी जो कि किसी तरह से इनको सिंपैथिक रूप से इनको फायदा उठाने की कोशिश की जा सके। जम्मू कश्मीर में जो भी वहां की रीजनल पार्टी, उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, पीडीपी की भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी। ये एक्चुअली में इन जमीन पे नहीं है अभी। ये जैसे ही 370 खत्म हुई, वहां के लोगों ने समर्थन दिया सरकार को, और जो समर्थन था वो लोगों तक, मीडिया ने हम तक पहुंचाया नहीं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वहां उसकी इतनी रीच नहीं है, पहुंच नहीं है कि लोगों के गांव-गांव से और पहाड़ के इस ओर से और उस ओर से समर्थन आ जाता और वो हमें पता चलता है कि लोग कितने खुश हैं। जो वहां सर्व कर रहे हैं लोग, उनको पता है कि स्थिति बहुत तेजी से बदली है। ये कुछ 100 लोग हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं, और ये जो नेता हैं, बस ये लोग हैं। बाकी जो आम जनता है उसको खाने और कमाने से मतलब, और वो खुश हैं वहां। ऐसा नहीं है कि देखिए उनकी स्थिति में सडनली बदलाव आया है। और
अगर जो बदलाव नहीं आता तो ये जो बीजेपी के नेताओं की यहाँ हत्या करनी शुरू की ताकि लोग बीजेपी से ना जुड़े, क्योंकि लोगों को बहुत फैसला पसंद आया बीजेपी का ये 370 खत्म करने का, इसीलिए अचानक से बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी। आतंकवादियों ने क्या किया कि वो जो बीजेपी से जुड़ रहे थे युवा, उनको मारना शुरू कर दिया ताकि वो लोग बीजेपी से ना जुड़े। और जो राष्ट्रवाद की भावना है, देखिए पाकिस्तान की स्थिति को कश्मीरी अच्छे से समझते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो चाइना की स्थिति क्या है, चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वहां सिंजियांग में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें कश्मीरी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि भारत में जो एक डेमोक्रेटिक देश है, जो यहाँ राइट्स मिले हैं उनको, वो बहुत मजबूती से आगे, और वो उनके पास स्कोप बहुत बड़ा है। भारत की एक वर्ल्ड में रेपुटेशन है, पश्चिम में रेपुटेशन है, चाइना की वो रेपुटेशन नहीं है, ना पाकिस्तान की वो रेपुटेशन है। मैं जानता हूं जितने सारे पाकिस्तानी वर्ल्ड के किसी भी विकसित देश में रहते हैं, वो अगर जो उनके वो खुद को इंट्रोड्यूस एज ए इंडियन करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम इंडिया के हैं। अगर जो उनसे आप ऐसे ही जाके पूछेंगे तो वो खुद को पाकिस्तानी नहीं बताते, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान की बहुत बदनाम स्थिति है, चाइना की अब होने वाली है। ये जो अगर जो आप मुसलमानों की स्थिति सिंजियांग में देखेंगे, क्या हालत कर दी है, उनको ना नमाज पढ़ने दी जा रही है, ना मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद के ऊपर टॉयलेट बना दिए गए। तो ये स्थिति सिंजियांग में मुसलमानों की, अगर जो फारूक अब्दुल्ला ये बयान देते हैं कि चीन हमें सपोर्ट करेगा, तो वो ये भी जानते हैं कश्मीर के मुसलमान कि अगर जो चीन उन्हें सपोर्ट करेगा और चीन में उनके राइट्स क्या होंगे, जो उइगर मुसलमान हैं उनके क्या राइट्स हैं वहां, उनको बिल्कुल एकदम नार की स्थिति बना दी जाएगी और उनकी जिंदगी एकदम नरक में हो जाएगी। ये सब भी वो समझते हैं। इसीलिए ये कुछ एक लोग हैं, इनको जब तक आप मीडिया दिखाता रहेगा कि भाई इन्होंने ये बोला, ये आते रहेंगे सामने, इनको पता है कि कुछ पैसा इधर से मिल जाएगा, कुछ पैसा उधर से मिलेगा, कुछ पाकिस्तान फंड करेगा, कुछ चाइना फंड करेगा, इनके बच्चे विदेश में बहुत संपत्ति बनाते रहेंगे। ये बस इस स्थिति पे ये बार्गेन कर रहे हैं। बाकी इनकी अगर तो जमीन पे वहां स्थिति देखेंगे ना, घाटी में ना, लद्दाख में तो इनको ना जम्मू में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप इनको बोल दीजिए घाटी के अलावा इनके कार्यकर्ताओं के अलावा पैसे देके भीड़ जुटाते हैं अपनी रैलियों में, नहीं इनकी रैलियों में भीड़ तक आने के लिए तैयार नहीं है। वो वहां के कश्मीरी जानते हैं कि इन्होंने कैसी स्थिति खराब कर दी है और इसी वजह से स्थिति को ना बिगाड़ना चाह रहे हैं ताकि वो चीजें बनी रहे और इनको पैसा मिलता रहे। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अजय शर्मा आपके पास आते हैं। ये जिस तरह की स्थितियां जो बनी है, अब जिस तरह से राहुल ताला ने कह दिया कि भैया खुद की तो ग्राउंड है नहीं वहां पर, इसी वजह से इस तरह की जो कमजोर नफ्स के जैसे हालात जो है वहां पर दबाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। और हालात ये है कि खुद भी इस तरह का बयान दे जाते हैं कि जो देश की राष्ट्रीय भावनाओं को जो है आघात पहुंचा देता है। देखिए राहुल तालान ने बहुत अच्छी बात कही और मैं इसको कहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में होकर ये प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह, जिससे कि हम अपने अलग अलग राज्यों में देखते हैं छोटे छोटे संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं और छोटी छोटी मांगों को लेकर अपना ये सब कुछ करते हैं। तो शायद ऐसे ही जो है अब ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की बजाय एक प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि बहुत सही बात है जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी हुई और पाकिस्तान जो है उस पर जो है अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाया, जो शायद 1947 में जफरुल्लाह ने रखा था, जो बात उठी थी उस वक्त। लेकिन इस बार हालात थोड़े बदल गए। अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि मार्च 1963 में जो है एक समझौता हुआ था अक्सकाम घाटी को लेकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने सौंप दिया था और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो नीति उसके अनुसार अब जो है चाइना जो है भारत के साथ में बातचीत करेगा सीमा विवाद को लेकर। उसी के बाद ये पहली प्रतिक्रिया आई थी और जो अब्दुल्ला का जो बयान आया वो इसी से संबंधित है कि अब चाइना हमें सपोर्ट करेगा। तो मैंने जो बात कही वही है, क्या आप चाइना को सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप एक ऐसे देश के फेवर में आके खड़े हो रहे हैं जो कि हमारे देश पर हमला करेगा या हमारे देश के लिए खतरा है, चाहे वो आर्थिक रूप से खतरा हो, चाहे वो हमारे जो है सामरिक सुरक्षा की बात हाँ बिल्कुल, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात है या सामरिक नीतियों पर हमारे लिए खतरा है, तो हमारे इतने विवाद हैं उसको आप तरीके से आप फेवर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मैं तो ये कहता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयानबाजी पर जो विचारों की अभिव्यक्ति के नाम पर या बोलने की अभिव्यक्ति के नाम पर जो आजादी मिली है उसके ऊपर जो भारतीय संविधान देता है उस पर लगाम लगनी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट आपको दे रहा हूं मैं। संजय गुप्ता, आप भी अपनी तरफ से बात रख दीजिए कि आखिरकार इसके बाद कांग्रेस किस तरह का जो है रुख रखने जा रही है, खासतौर से महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को लेकर जो इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, मैंने तो आपको कहा इस देश में जो तिरंगे का सम्मान नहीं करेगा उसका किसी भी रूप के अंदर वो स्वीकार्य नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी बात काफी हम कर रहे थे, अजय भाई भी कह रहे थे, तालान साहब भी कह रहे थे चाइना के ऊपर, तो मुझे बताइए अहमदाबाद में साबरमती के तट पर ये जिनपिंग साहब को बुला करके कौन घुमा रहा था?
तमिलनाडु के अंदर कौन को मारा था, अरे वो बुलेट विदेश ट्रेन आ रही नीति थी, है वो साहब, कहाँ रह गई? डिप्लोमेटिक मूव है, लेकिन सुनिए ये ना, पॉलिटिकल एक जो छोटे मिनट छोटे मैं संगठन बोलूंगा, है मुझे जो एक इस तरह की मिनट बात कभी करते देते हैं, वो मसला अलग है जम्मू कश्मीर नहीं, का, और सब लोग और वो बोलते देश हैं, के लोग तो बोलते वो हैं, राष्ट्र मेरे को भी तो बोलने दीजिए। शुक्र है आपने नवाज शरीफ को उसकी माँ के लिए शॉल जो गया था उसका जिक्र नहीं किया। मुझे तो लग रहा था आपसे वो शायद छूट गया होगा। परेशानी होती है, और जो ये लोग बोल रहे हैं तब आप बीच में एक भी परेशानी नहीं पूछते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का एक चश्मा बार सुन पहनिए, तो किसी लीजिए, मैं पॉलिटिकल क्या कहना पार्टी का चाहता चश्मा हूं। मत पहनिए, इतनी भी अंधे मत हो जाए कि देश दिखाई ना दे। सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। देश के नाम पे कब तक आप क्या कहते हैं ये समझौता कमाल की बात है, आपने बहुत बड़ी बात की। देश के नाम पे कब तक पूछेंगे? हम तो पूछेंगे देश के नाम पर। सुनिए ना, देश ही सबसे बड़ी अस्मत है साहब, देश सबसे बड़ी चीज है, हम तो देश के नाम पूछेंगे। आप जवाब भी सुनिए, आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुनिए। हाँ सुनिए, बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश का बेरोजगार पूछ रहा है, कश्मीर का बेरोजगार पूछ रहा है, 370 तो आ गया, नौकरी कब मिलेगी? अरे पढ़िए, नौकरी के लिए बहुत सारी चीजें वहां पर अनाउंस की गई हैं, इंटरनेट बंद आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन मुफ्ती जी का जो बयान है वो जो है नौकरी के फेवर वाला नहीं है। हालात नहीं रहने देना चाहती कि वहां पर लोग नौकरी कर सके या पढ़ सके या बाहर निकल सके। आप उसकी हवा को फिर से जहरीला बना रहे हैं। चलो संजय गुप्ता जी, मुझे आपसे उम्मीद यही थी। चलिए, मुझे लग रहा था कि कम से कम आपने जो पिछले बात बोली थी, जो बयान दिया था संजय जी, कौन जाता है? संजय जी ठीक है, जो आपने बयान दिया पहला, मैं उससे बड़ा खुश था कि चलिए आप चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई सरकार करती है तो उस पर आप राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन अब ये नौकरियों की और इसके बाद मुद्दे से भटकाने की कोशिश सत्यपथ में नहीं की जा सकती। मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए संजय जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने इंपॉर्टेंट वक्त से आपने इस बहस में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल तलान, मैं आपसे आखिरी चलते चलते बिल्कुल फाइनल कमेंट लूंगा, आप इस पर पूरा अपना फाइनल कमेंट रखिए 2 मिनट के। देखिए, कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो जियोलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो भी चाइना भी चाहता है कि कश्मीर में जो भारत की सेना पड़ी है वो वहां से हट जाए, और वो भारत के साथ बार्गेनिंग पावर चाहता है, इसीलिए वो कश्मीर को भी उलझाएगा। उसको पता है कि भारत कभी भी तिब्बत को पूरे को काट सकता है, काशगर और लहासा को काट सकता है कश्मीर के थ्रू, और वो इधर गिलगिट बाल्टिस्तान को काट सकता है। और चाइना की जो इच्छाएं वो है वर्ल्ड शक्ति बनने की। अगर जो वर्ल्ड शक्ति बनता है तो उसको हिंद महासागर में आने के लिए जो सी पैक है, जो पाकिस्तान से, गिलगिट बाल्टिस्तान से और पीओके से निकल रहा है, वो चाहिए। और भारत को भी ये पता है कि अगर जो वहां से वो निकल गया तो वो मलक्का स्टेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, जहां भारत उसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम कर सकता है, अमेरिका कंडेम कर सकता है। तो इस वजह से चाइना बहुत रास्ते देख रहा है, और भारत को उलझाने के चक्कर में चाइना, और कम से कम कांग्रेस को यह समझना होगा कि कांग्रेस, देखिए, राष्ट्रीय राजनीति अलग चीज है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग चीज है, वहां इस सब में नहीं पड़ना है, वहां एक देश के तौर पे रिप्रेजेंट करना है हम। चलिए ठीक है राहुल। मनु जी, मैंने आपसे भी पूछ लिया, बात हो चुकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चूंकि बात यह है कि इस समय का अभाव है, और इस पूरी बहस को, इस मुद्दे को हमें यही रोकना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी स्थितियों की बात करें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के अंदर जो अखंडता है, मजबूती है, आपसी विश्वास है, सौहार्द है, उसको खराब करना, उसको संकट में लाना इस देश के अंदर ना तो कबूल किया जा सकता है, ना ही उसको बख्शा जाएगा। सत्यपथ में आज इतना ही। अगर आपको ये हमारा विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप खासतौर से हमारे इस कार्यक्रम को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस विशेष कार्यक्रम सत्यपथ के साथ आप रोज हमें, यानी कि 2 बजे सोमवार से शुक्रवार आप हमें देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में तमाम उन मुद्दों के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे जिसमें कि हम पथ भी पकड़ेंगे, लेकिन सिर्फ सत्य का। जुड़े रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।